इमरान ने फिर स्विच बोर्ड पर किसी स्विच को छेड़ा और अलमारी में ऊपर से किसी सयाल की धार गिरने लगी। धार बराह रास्त बिल्ली की लाश पर गिर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली उसी सयाल में तहलील होती जा रही हो। शायद सफेद फार्म समझ गया था कि इसका क्या मकसद हो सकता है। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी थी। देखते ही देखते बिल्ली बेरंग सयाल में बिल्कुल ही हल हो गई। अलबत्ता वो सयाल को बेरंग नहीं कहा जा सकता था। उसकी शफाफियत गंदेपन में तब्दील हो चुकी थी और फिर इस तरह ये पानी भी गटर में बह जाता है। इमरान ने स्विच बोर्ड पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा। अलमारी में सयाल की सतह बतदरीज नीचे होती गई, हत्ता कि फिर उसमें एक कतरा भी न रह गया। अब इमरान हिकारत आमेज मुस्कुराहट के साथ अपने शिकार पर नजर जमाए हुए था। कुछ देर बाद उसने कहा, इस तरह मेरी हुकूमत या तुम्हारी हुकूमत को इल्म ही ना होगा कि तुम्हें जमीन निकल गई या तुम हवा में तहलील हो गए। सफेद फार्म कुछ न बोला। इमरान ही कहता रहा, बैरून दुनिया के बदमाश अक्सर मुझे गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं हर कीमत पर पुलिस ही का साथ देता हूँ। माँ, मेरी बात सुनो। सफेद फार्म हाथ उठाकर बोला। सुन रहा हूँ, इमरान ने लापरवाही से कहा और अलमारी की तरफ देखता रहा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या हम लोग तुमसे क्या चाहते हैं। हमें तो बस तुम्हारी निगरानी का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर किसी तरह तुम पर काबू पा सके तो तुम्हें एक जगह पहुंचा दे। तुम झूठे हो, इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। अगर तुम मुझे मकामी हेडक्वार्टर का पता नहीं बताओगे तो तुम्हारी लाश का भी यही हशर होगा। मैं कतई नहीं जानता। तुम्हें मेरी निगरानी पर किसने लगाया था? उन दोनों में से किसी ने तजवीज़ पेश की थी। और तुम मुझे कहाँ ले जाते? बांगड़ा बैराज कॉलोनी के अस्पताल में। सफेद फार्म ने इस तरह कहा जैसे गैर इरादी तौर पर यह जुमला उसकी जुबान से निकला हो। उसने अपना निचला होंठ दांतों में दबा लिया। ऐसा मालूम होता था जैसे अपनी किसी गैर शऊरी गलती पर पछता रहा हो। फिर यकबयक वो किसी आसाबज़दा आदमी की तरह बड़बड़ाने लगा। मैं दबा रहा हूँ इस बोझ तले। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? उसका खून मेरी गर्दन पर है। तुम यहाँ अपना जी हल्का कर सकते हो। इमरान ने यकलक अपना लहजा बदल दिया और उसने सर उठाकर इस तरह इमरान की तरफ देखा जैसे वो उसे पहली बार नजर आया हो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, समझे? उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा। इमरान ने हमदर्दाना अंदाज में सर को जंबिश दी, कुछ बोला नहीं। उसका खून मेरी गर्दन पर है। मेरे खुदा, कितनी भयानक चीख थी। सैकड़ों फीट की बुलंदी से वो नीचे जा पड़ी थी। ओ खुदा रहम करे, इमरान ने कहा। मैं सच कहता हूँ, मुझे अपनी जात से नफरत हो गई है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बेहतर है कि तुम मुझे इस मशीन के जरिए गटर में बहा दो। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, तुम जल्दबाजी से काम न लो। ऐसी भी क्या मायूसी, हौसले से काम लो। जी का बार हल्का कर डालो। मुमकिन है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सफेद फार्म ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। इमरान खामोशी से उसे देखता रहा। वो बड़ी देर तक इसी कैफियत में रहा, फिर चेहरे पर से हाथ हटाए बगैर बोला, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए माफ नहीं करोगे? जरूर जरूर। क्या मैं तुम्हारे लिए विस्की और सोडा भिजवाऊं? इमरान ने बड़े खुलूस से पूछा। शुक्रिया, मैं इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। मेरे आसाब काबू में नहीं हैं। इमरान साउंड प्रूफ कमरे से बाहर आ गया। इससे पहले उसने शीशे की अलमारी वाले मैकेनिज्म को हरकत देकर दीवार दोबारा बराबर कर दी थी। ब्लैक जीरो को कैदी के मुतालिक हिदायत देकर वो ऑपरेशन रूम में आया और फोन पर अपने फ्लैट के नंबर डायल करके जोसेफ से राब्ता कायम किया। ओ बॉस, जोसेफ चहक कर बोला, यहाँ वो नेक दिल खातून मौजूद हैं। अभी अभी तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आई है। समझ गया। अच्छा तू देख, सुलेमान के पास वो रकम मौजूद है जो उन्हें अदा करनी है। सुलेमान से लेकर उनके हवाले कर दो। बहुत अच्छा बॉस, 1 मिनट होल्ड करो, वो मुझसे कुछ कह रही हैं। इमरान रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। कुछ देर बाद आवाज आई, हेलो बॉस, वो तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हैं। रिसीवर दे दो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसके बाद ही उसे राफिया सुमनाफ की आवाज सुनाई दी। हेलो मौसियो इमरान, आप खैरियत से हैं ना? मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आई थी और एक खास वाक़ये से भी आपको बाखबर करना था। आपके दुश्मनों को मेरे ही जरिए से इल्म हो चुका है कि आप उस तकलीफ से निजात पा चुके हैं। उन्होंने मुझको खास तौर पर घेरा था और रिवॉल्वर दिखाकर आपके बारे में मालूमात हासिल की थी। मैंने प्रोफेसर से इस वाक़ये का तज़किरा किया। वो बोले कि आपको इससे मुत्तला कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मैं फ़िलहाल इसी खतरे के पेश नज़र रोपोश हो गया हूँ। तुम्हें दवा की कीमत मेरे मुलाजिमों से मिल जाएगी। वैसे क्या तुम बता सकोगी कि उन्होंने तुम्हें कहाँ घेरा था? मैं अभी यहाँ की सड़कों और गलियों से वाकिफ नहीं हूँ। प्रोफेसर के मकान के करीब जो टैक्सी स्टैंड है
वहीं से एक टैक्सी ड्राइवर मुझे एक इमारत तक ले गया था। रास्ते में मैंने उससे कहा कि वो गलत रास्तों पर चल रहा है, तो उसने बताया कि किसी बड़े आदमी की सवारी गुजरने की वजह से वो सड़क बंद है। बहरहाल उस इमारत में पहुंचकर ड्राइवर ने पिस्तौल निकालकर मुझसे उतरने को कहा। मैंने इनकार कर दिया। तब एक आदमी ने टैक्सी के करीब आकर मुझसे तुम्हारे मुतालिक सवालात शुरू कर दिए। क्या वो यहीं के बाशिंदे थे? सिर्फ ड्राइवर था, दूसरा आदमी अंग्रेजी बोलने वाली किसी कौम का फर्द था। इमारत की निशानदही कर सकोगी? मेरा ख्याल है कि मैं अपने होटल से चलकर उस इमारत तक रहनुमाई कर सकूंगी। मकामात के नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस अंग्रेजी बोलने वाले ने मुझसे कहा था कि अब वो लोग उस इमारत में नहीं मिल सकेंगे। खैर, देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हालात साजगार होने पर प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करने भी आऊँगा। प्रोफेसर ने कुछ जादुई अल्फाज भी बताए हैं, उनका विरद रखना आपके लिए मुफीद साबित होगा। लिख लीजिए। सलम, सांघी, सयांग, सकती, सकताल। उन्होंने कहा है आजकल जहल बादशाह है, इसलिए ये वजीफा बेहद मुफीद साबित होगा। जहल बादशाह का भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब रिसीवर जोसेफ को दे दीजिए। जोसेफ की आवाज़ सुन लेने के बाद उसने माउथपीस में कहा, ओ शब्दी चोर के बच्चे, अगर प्रोफेसर का बाप भी अब तुम्हें बुलाए तो घर से बाहर कदम ना निकालना, समझे? क्यों बॉस? क्या प्रोफेसर? फजूल बकवास ना करो। अच्छा बॉस। जोसेफ की मुर्दा सी आवाज़ आई और इमरान ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ऑपरेशन रूम से निकलकर वो फिर साउंड प्रूफ कमरे की तरफ जा रहा था कि ब्लैक ज़ीरो बाहर निकलता दिखाई दिया। तीसरा पैग मांग रहा है, उसने कहा, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, एक ही देना चाहिए था। खैर, मैं देखता हूँ। इमरान ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए कहा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया। सफ़ेद फार्म अजनबी इस बार उसके इस्तकबाल के लिए कुर्सी से उठ गया था। शुक्रिया, मैं बहरहाल तुम्हारा ममनून हूँ, उसने कहा। कारोबार अपनी जगह पर। इमरान सर हिलाकर बोला, इंसानियत के भी कुछ तकाजे हुआ करते हैं। कारोबार का मतलब मैं नहीं समझा। आमतौर पर लोग मुझे ही गलत समझते हैं। मैं पुलिस के भी काम आता हूँ और मुजरिमों के भी। सवाल कीमत का होता है। ओ, इस बार तो ख्वामखा मेरी गर्दन फंस गई है। तुम लोग मुझसे जिस चीज़ का मुतालबा कर रहे हो वो ना तो मेरे पास है और ना महकूमा सुराग रिसाई के उस ऑफिसर के पास। किसी ग्राहक ने उसकी जेब साफ कर दी थी। प्लास्टिक का लिफाफा उसी पर्स में था। गाल वाली अजियत में मुब्तला हो जाने के बाद उसने मुझे वाकयात बताकर मशवरा तलब किया था। मैंने कहा, फिलहाल इस मुसीबत से निजात पाने की कोई तदबीर करो, ये तो बाद में सोचा जाएगा कि अब क्या करना चाहिए। बहरहाल जिस किस्म के तार और लिफाफे का तस्करा उसने किया था, मैंने फराम करके तुम लोगों को इस पर आमदा करने की कोशिश की थी कि उस तकलीफ से निजात दिलाओ, लेकिन उल्टी आते गले पड़ी। सब जहन्नुम में जाए। वो मेज़ पर हाथ मारकर बोला, मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। भला मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकूँगा? इमरान ने मायूसाना लहजे में कहा। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि मुझे उस वक्त तक कैद में रखो जब तक कि मैं अपने आसाब पर काबू ना पा लूँ। घर है तुम्हारा माय डियर, जब तक जी चाहे रहो, इमरान चहक कर बोला। वो कुछ न बोला, सामने वाली दीवार पर नजर जमाए सोचता रहा। इमरान चाहता था कि वो खुद ही उसे कुछ बताए, उसे मजीद इस्तफसार न करना पड़े, लेकिन कई मिनट गुजर गए, वो खामोशी रहा। मैंने कहा था जी का बोझ हल्का कर डालो, इमरान कुछ देर बाद बोला। अजनबी चौंक पड़ा और इस तरह इमरान की तरफ मुतवज्जह हुआ जैसे अभी तक उसकी मौजूदगी से ला इल्म रहा हो। मेरा ख्याल है इतनी पी जाऊं कि कुछ याद ही ना आए, उसने कहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे बा आवाज़ बुलंद सोच रहा हो। आखिर वो तार क्या था? इमरान ने पूछा। मुझे उसके बारे में बताओ, खुदा के लिए उसका जिक्र ना छेड़ो, मुझे भूल जाने दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ अगर तुमने दिल की भड़ास ना निकाली तो पागल हो जाओगे। समझ में नहीं आता मेरे सितारे मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। 3 मोटरसाइकिलों पर हम 3 आदमी थे। क्या ये ज़रूरी था कि तुम्हारी राइफल मेरी ही गाड़ी के हेडलैम्प को मुतक़िब करती? अक्सर ऐसा ही होता है। बहरहाल उस औरत का खून मेरी गर्दन पर है जिसकी लाश पुलिस की तहवील में है। मेरे खुदा, जो इतनी बुलंदी से नीचे गिरी थी, मैं ही उसे वहाँ उस पहाड़ी पर ले गया था। मैंने ही उसे वो लिफाफा दिया था। क्या ज़रूरी था कि तुम उसे वो लिफाफा वहीं ले जा कर देते? तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि हम ऊपर कैसे पहुँचे थे? क्या ज़रूरत है? इमरान ने लापरवाही से कहा। मैं जानता हूँ कि तुमने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया होगा। खैर हूँ, मेरा जहन बहकने लगता है। उस हादसे ने मेरे आसाबी निज़ाम को झंझोड़ कर रख दिया है। विस्की ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी देर बाद ही मिल सकेगी, इमरान ने कहा।
अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि मुझसे कितना बड़ा जुर्म सरसद हुआ है। खुदा की पनाह वो चीख, मैं उसे कभी ना भुला सकूंगा। वो मेरे लिए अजनबी नहीं थी, हम पहले भी मिलते रहे थे। मैं उसके लिए शदीद तरीन जज्बा रखता था, लेकिन वो अपने शोहर की वफादार थी। उसके लिए मेरा जुनून बढ़ता रहा, हत्ता कि मैंने तशद्दुद तक से काम लेने की ठान ली। उसी दौरान में मुझे एक लिफाफा मिला और साथ ही हिदायत मिली कि मैं ये लिफाफा उसे देकर एक आदमी तक पहुंचाने को कहूं। वो आदमी दारुल हुकूमत में रहता है। मैंने कोड वर्ड में उसे पैगाम भेजा कि वो मुझसे उस मनहूस इमारत में मिले। पैगाम में उसे मुत्तला किया गया था कि इस मुलाकात के फौरन बाद उसे दारुल हुकूमत के लिए रवाना हो जाना पड़ेगा। पहाड़ी वाली इमारत अरसा दराज से हमारे इस्तेमाल में रही है। बहरहाल वो वहाँ आई, मैं पहले ही वहाँ मौजूद था। लिफाफा उसे देखकर हिदायत दी और एक बार फिर उसके लिए अपने एहसासात का इजहार किया, लेकिन वो न सिर्फ तरशरोई से पेश आई बल्कि मुझे बुरा भला भी कहने लगी। बस फिर मुझ पर खवासत सवार हो गई। वो इमारत से निकलकर भागी, मैं पीछे था। मुझे यकीन था कि वो इधर उधर चक्कर काट काट कर फिर इमारत के अंदर वापस आएगी, क्योंकि नीचे पहुंचने का रास्ता इमारत के अंदर ही है। लेकिन मेरे खुदा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो सीधी दौड़ती हुई इस तरह मेरी गिरफ्त से निकल जाएगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उसने फिर अपना मुंह छुपा लिया। वो बुरी तरह कांप रहा था। इमरान खामोशी से उसे देखता रहा। मगर तुम दोनों वहां पहुंचे कैसे थे? इमरान ने कुछ देर बाद पूछा। क्योंकि उस वक्त वहां आसपास क्या दूर दूर तक सवारी मौजूद नहीं थी। हम लोग मुख्तलिफ औकात में बसों के जरिए वहां पहुंचे थे। वापसी भी बसों ही से होती। तुम वो पैकेट उसे पहले ही दे चुके थे? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन फिर मुझे इसका होश नहीं रहा था कि वो लिफाफा वहीं कहीं गिरा होगा या उसी के पास होगा। तुम्हारे साथी इस हादसे की वजह से वाकिफ हैं? हरगिज नहीं, कोई भी नहीं जानता। वो तो मैंने अपने तौर पर उसे वहां उस पहाड़ी पर बुलाया था। मेरे साथियों को तो इस पर हैरत है कि वो उस पहाड़ी पर क्यों गई थी। सब इस फिक्र में है कि उस हादसे की वजह दरियाफ्त करें। कुछ लोगों का ख्याल है कि मकामी महकमा सुराग रसानी को हमारी सुनगुन मिल गई है। हो सकता है मरने वाली का ताक़ुब किया गया हो और उसने इससे बाखबर होकर पहाड़ी वाली इमारत में पनाह लेने की कोशिश की हो। तुम्हारे कितने साथी हैं? 7 आदमियों से मैं वाकिफ हूँ, जो एक दूसरे से शिनासा भी हैं और ये भी जानते हैं कि सबों का ताल्लुक इसी तंजीम से है। पहले यह हल्का 8 अफराद पर मुश्तमिल था, लेकिन अब वो एक हम में नहीं है जिसका खून ता जिंदगी मेरी गर्दन पर रहेगा। तुम्हें वह लिफाफा किससे मिला था? एक अजनबी से। उसने वो लिफाफा एक खत समेत मुझे दिया था। खती में उसके मुतालिक हिदायत दर्ज थी। वो अजनबी गालिबन तुम्हें पहले से पहचानता रहा होगा। मुमकिन है वो मुझे पहचानता रहा हो, लेकिन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना फिर उसके बाद ही वो मुझे कहीं नजर आया। अगर तुम्हारे साथियों को इस हादसे का इल्म हो जाए तो क्या होगा? मैं नहीं जानता, हो सकता है मुझे गोली ही मार दी जाए। मेरी जिंदगी में ये नामुमकिन है, इमरान सीना ठोक कर बोला। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम लोग किसी मुल्क के लिए जासूसी कर रहे हो?